अच्छा, मेडिसिन में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक आपके पास हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट में एक ड्रग है एसी इनहिबिटर्स, जो फर्स्ट लाइन के तौर पे आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। एसी इनहिबिटर्स हमारे पास क्या करते हैं, मैकेनिज्म के ऊपर आते हैं। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स will inhibit the conversion of angiotensin 1 into angiotensin 2, और ये मैकेनिज्म कहाँ पे हो रहा है, लंग्स के अंदर। दूसरी बात है inhibit the breakdown of the bradykinin, तो जब ये ब्रेकडाउन इसकी नहीं होगी तो ब्रेडिकाइनिन के लेवल्स आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे, सही है। तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि एक्टिवेटेड बाय द फेज 1 मेटाबॉलिज्म इन द लिवर। तो फेज 1 मेटाबॉलिज्म आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसके ज़रिए से आपके पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर एक्टिवेट होता है। इंडिकेशंस के ऊपर आते हैं। कुछ इंडिकेशंस कौन कौन सी चीज़ों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन यंग हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, जितने भी आपके पास हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं यंग, तो उनमें हम फर्स्ट लाइन के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। और एज लिमिट नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक तकरीबन 55 है। अगर 55 से कम होगा तो उसके अंदर हम ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि हार्ट फेलियर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हार्ट फेलियर में आपको असल में हार्ट के ऊपर वर्कलोड को कम करवाना है, तो उसको कम करने के लिए हमने या प्रीलोड को कम करना है या आफ्टर लोड को कम करना है। और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है ये दोनों करते हैं, ये प्रीलोड को भी कम करवाते हैं और आफ्टर लोड को भी कम करवाते हैं। तीसरा पॉइंट है टू ट्रीट द डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो डायबिटीज़ के अंदर आपको पता है प्रोटीनूरिया होता है, और उसको कम करने के लिए आपने जीएफआर कम करवाना है। तो इसके लिए बेस्ट है आपके पास एसी इनहिबिटर्स। क्यों? क्योंकि आपके पास इफेरेंट आर्ट्रियोल की डायलिटेशन करवाते हैं, सही है। नॉर्मली जो एंजियोटेंसिन 2 है तो वो इफेरेंट आर्ट्रियोल की कंस्ट्रिक्शन करवाता है, लेकिन जब वो नहीं होगा तो इफेरेंट आर्ट्रियोल डायलेट हो जाएंगे और जीएफआर आपके पास कम हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रोटीनूरिया को कम कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में कह रहे हैं कि सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ द इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ तब डेवलप होती है जब एंडोथेलियल इंजरी होती है, और हाइपरटेंशन के लिए मेन काज है। तो जब आपके पास हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाएगा तो इसके ज़रिए से आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के चांसेस भी आपके साथ कम हो जाएंगे। लेकिन ये पांचवा पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ लेस इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द हाइपरटेंसिव एफ्रो कैरेबियन पेशेंट्स, क्योंकि एफ्रो कैरेबियन पेशेंट में नॉन रेनिन हाइपरटेंशन होता है। नॉन रेनिन यानी रेनिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और चूँकि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ये नॉर्मली रास सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं, तो इस वजह से एफ्रो कैरेबियन पेशेंट्स के अंदर ये काम की नहीं है। तो इसमें हम फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इस्तेमाल करते हैं। साइड इफेक्ट्स पे बात करें तो इसमें सबसे पहला साइड इफेक्ट है कफ, फिर एंजियोएडेमा, हाइपरकेलेमिया, फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन। कफ और एंजियोएडेमा ये दोनों ब्रेडिकाइनेंस की वजह से होते हैं। जब आपके साथ ब्रेडिकाइनेंस ज़्यादा हो जाते हैं तो उस वजह से सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन ये करवाते हैं, और इसके ज़रिए से फिर आपके साथ 1 साल के अंदर अंदर तकरीबन कफ भी डेवलप होता है और एंजियोएडेमा भी डेवलप होता है। इसमें एंजियोएडेमा ख़तरनाक है, और क्योंकि अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व कर लेगा तो रेस्पिरेटरी ट्रैक की कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ब्रोंक्यूल्स वगैरह की, और आपके पास सफोकेशन और डेथ भी काज कर सकता है। हाइपरकेलेमिया, क्योंकि अल्डोस्टेरोन नहीं है हमारे पास तो सोडियम वाटर की रिटेंशन भी नहीं होगी और साथ में पोटेशियम की एक्सक्रीशन भी नहीं होगी, तो पोटेशियम हमारे साथ ब्लड के अंदर बिल्डअप हो जाएगा और हाइपरकेलेमिया काज करेगा। चौथा पॉइंट है फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन कॉमन विद डायरेटिक्स। डायरेटिक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ आपने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स भी शुरू कर लिए, तो फिर ये हाइपोटेंशन क्रिएट करेगा। तो अब देखते हैं आगे कि हाइपोटेंशन ये किस तरह क्रिएट करता है। तो सबसे पहली बात इसमें लिखी है कि एंजियोटेंसिन 2 एब्सेंस इफेक्ट। आपको पता है क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 इट इज़ अ पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर, जब ये नहीं होगा तो वेजोडाइलेशन होगी जगह जगह पे, सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन हो जाएगी, इफेरेंट आर्ट्रियोल्स भी आपके साथ वेजोडाइलेट हो जाएंगे और जीएफआर आपके पास कम हो जाएगा। इसी तरह जब सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन करवाएगा तो इससे प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों आपके साथ कम हो जाएंगे। दूसरी बात इसमें है लेक ऑफ अल्डोस्टेरोन। तो अल्डोस्टेरोन आपके पास सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाता है और इससे बीपी बिल्डअप होता है, लेकिन जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपके पास सोडियम वाटर रिटेंशन भी नहीं होंगी और बीपी आपके पास ड्रॉप करेगा। तीसरी बात है इंक्रीज लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनेंस। तो ब्रेडिकाइनेंस आपको मैंने पहले बता दिया कि ये क्या करता है, एंडोथेलियम से आपके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करवाता है,
लेकिन जब ये नहीं होगा तो आपके पास एंडोथेलियम से नाइट्रिक ऑक्साइड और ब्रेडिकाइन प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके पास रिलीज नहीं होंगे, सही है। और इस तरीके से आपके पास ये वेज़ोडाइलेशन करवाएगा और हाइपोटेंशन क्रिएट करेगा। अब कुछ चीज़ें इस तरह हैं जिसके अंदर हमने ख्याल करना है, नहीं देना है, या अगर देना भी है तो काशन के साथ देना है। उसमें एक प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग है। प्रेगनेंसी में चूंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी डेवलप कर रहा है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली CNS और CVS जो है डेवलप होते हैं, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके पास किडनी डेवलपमेंट होती है। तो अगर आपने इस दौरान आप अपने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इस्तेमाल करना शुरू किया तो हाइपोपरफ्यूजन की वजह से ये चीज़ें जो है आपके पास सही तरीके से डेवलप नहीं होंगी। और अगर ब्रेस्ट फीडिंग में आपने इसका इस्तेमाल शुरू कर लिया तो बच्चों के अंदर, न्यूनेट्स के अंदर हाइपोटेंशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो न्यूनेटल हाइपोटेंशन जो है काज कर सकता है। रीनोवास्कुलर डिजीज़ फॉर एग्जांपल बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में आपके पास पहले ही से किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम है, GFR कम है। अगर आप इसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम भी देंगे, इनहिबिटर भी देंगे, तो उसके साथ क्या होगा कि GFR में फर्दर ड्रॉप आएगा, और फर्दर जो है तो आप किडनी की तरफ जो है तो ब्लड फ्लो को रिड्यूस करवाएंगे, क्योंकि सिस्टेमिक वेज़ोडाइलेशन भी आप करवा रहे हैं। तो इस तरीके से फर्दर किडनी डैमेज की खतरा है। GFR आपके पास रिड्यूस होगा, क्रेट और यूरिया के लेवल आपके साथ बढ़ जाएंगे। एओर्टिक स्टेनोसिस में हार्ट जो है कोशिश कर रहा है कि वो ओवरकम कर ले स्टेनोसिस को और ब्लड प्रेशर मेंटेन कर ले, लेकिन नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्लो जो है तो वो कम है। और इसी कंडीशन में अगर आप इसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम देंगे तो सीवियर हाइपोटेंशन के चांसेस हैं, क्योंकि सिस्टेमिक वेज़ोडाइलेशन करवाएगा और फर्दर ड्रॉप करेगा बीपी। हाई डोज डायबिटिक्स के साथ भी यही मिसाल है कि उसमें भी आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्यूरोसमाइड हो गया आपके पास, अगर उसको हम 80 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से दे रहे हैं तो इसमें भी हम ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपके साथ कॉन्स्टेंटली जो है वो क्या कर रहा है, बॉडी फ्लूइड्स को लॉस करवा रहा है, ब्लड प्रेशर आपके पास रिड्यूस हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी आपके साथ जो है तो ऐसी इनहिबिटर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटरी और इडियोपैथिक एंजियोएडेमा। तो इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले यानी आपके पास पहले ही से एंजियोएडेमा हो रहा है, जगह जगह पे वेजल डायलेट है, लेकिन अगर आप इसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम देंगे, इनहिबिटर देंगे, तो ब्रेडिकाइनिन के लेवल्स को ऊपर करेगा और इसके ज़रिए से आपके पास फर्दर चांसेस हैं एंजियोएडेमा के एक्सरबेशन के, तो ख़तरनाक है। तो इसमें हमने एहतियात के साथ इन चीज़ों के अंदर, यानी प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर, रीनोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर, एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर, हाई डोज डायबिटिक थेरेपी के अंदर और हेरिडिटरी और इडियोपैथिक एंजियोएडेमा के अंदर हमने एहतियात के साथ दिया है। मॉनिटरिंग इसकी ज़रूरी है। कौन सी चीज़ों की मॉनिटरिंग करनी है? RFTs की, फॉर एग्जांपल यूरिया और क्रेट की, और इलेक्ट्रोलाइट्स की, जिसमें हमारे साथ पोटाशियम आ जाता है, तो इनकी हमारे पास मॉनिटरिंग ज़रूरी है। तो सबसे पहले यानी अगर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, अगर हमने ट्रीटमेंट शुरू कर ली है, तो उसके रिस्पॉन्स को देखने के लिए हमने ये चीज़ें चेक करनी है, मॉनिटरिंग ज़रूरी करनी है। अब नाइस गाइडलाइंस या साइन गाइडलाइंस के मुताबिक जो है तो हमारे पास कुछ एक्सेप्टेबल रेंजेस इन्होंने लिखे हैं कि कहाँ तक आप यानी पोटाशियम के एलिवेशन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप कहाँ तक जो है तो क्रेट को जो है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, GFR में ड्रॉप को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक सीरम क्रेट अगर 30% राइज हो जाए तो कोई बात नहीं है। पोटाशियम में अगर 5.5 मिलीमोल तक इंक्रीमेंट आती है तो ये एक्सेप्टेबल है। साइन के मुताबिक अगर GFR पर 20% ड्रॉप करता है तो ठीक है, और नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक अगर 25% तक ये ड्रॉप करता है EGFR तो ये एक्सेप्टेबल है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिसके मुताबिक जो है हम कहते हैं कि ये एक्सेप्ट। तो EGFR तकरीबन 20 to 25% तक आपके पास क्या है, एक्सेप्टेबल है, यानी यहाँ तक ड्रॉप अगर कर जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं। तो मैनेजमेंट में अगर एज 55 से कम है या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है इसको, तो उसमें हमने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या ARBs इस्तेमाल करने हैं जो कि हमारे पास ए से इंडिकेट करवाएं स्टेप 1 में। लेकिन अगर एज 55 से ऊपर है या 55 के बराबर है और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस इसको नहीं है, या एफ्रोकैरिबियन है और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस इसको नहीं है, तो इसमें हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को यूज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में अगर ये दोनों काम नहीं कर रहे, इसके साथ ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों को इकट्ठे कर लेना है, ACE और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को, या ACE के साथ हमने डायबिटिक्स फॉर एग्जाम्पल थायराइड्स को इकट्ठे कर लेना है। अगर ये भी काम नहीं कर रहे तो फिर हमने ACE इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डायबिटिक्स तीनों को इकट्ठे कर लेना है। और अगर ये भी काम नहीं करे तो हमने पोटाशियम के ऊपर फैसला करना है, जो आपको स्लाइड के अंदर दिया हुआ है, ठीक है।
थैंक यू।